Yes, very good morning, students. क्या लेना है आज? फर्स्ट सेशन में दिशा के डाउट्स ले लेते हैं कि वेक्टर लेते हैं? वेक्टर्स लेते हैं ना? सही। सो लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट क्लास के बाद जो होमवर्क डाला था स्टूडेंट्स, 4 सवाल डाले थे, उनका क्विक जवाब देखते हैं और फिर वेक्टर एडिशन स्टार्ट करेंगे।
व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? 4 सवाल में से पहला सवाल किस बारे में था? स्क्रीन नहीं आई अभी तक, स्क्रीन आएगी मैं बता दूंगा। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 4? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक सवाल था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या? बारकाई से एकदम फाइन जिन्होंने रिसर्च किया इस पे, उन्हें पता चला होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज sometimes vector, sometimes scalar. A very small angular displacement is vector, but large angular displacement is scalar. Yes, this is a fact. और ये कैसे समझा जाए ये अभी नहीं समझ पाओगे। सर्कुलर मोशन चैप्टर शुरू होगा तब मुझे आपको आंखों से करके दिखाना पड़ेगा, ये आपको ऑनलाइन नहीं दिखा सकते। आंखों से करके मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। छोटा छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लेता है बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज अ फैक्ट। इसके लिए आंसर लिखना स्टूडेंट्स, अभी के लिए आपको बस आंसर लिखना है कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर बट लार्ज इज स्केलर। ठीक है, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट वेक्टर, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर। Now you should be able to see the screen. So angular displacement, whenever it is स्मॉल, यहाँ स्मॉल का मतलब कितना स्मॉल, उसका भी एक वर्ड है। इतना स्मॉल कि मानो कि कुछ है ही नहीं, इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं। इनफाइनाइटेसिमल मतलब इनफाइनाइट का एकदम उल्टा, मतलब एक्चुअली वेरी स्मॉल। आई शुड राइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल रहा देन ओनली इट इज वेक्टर। बट जब भी वेरी स्मॉल नहीं रहेगा मतलब लार्ज रहेगा, देन इट इज अ scalar quantity. Then it is a scalar quantity. Okay, तो दिस कैन बी एक्सप्लेन प्रैक्टिकली। आंखों से आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मुझे उसका एक्सप्लेनेशन, जहाँ आप मेरा 3D व्यू नहीं देख सकते वहां पे इट इज नॉट पॉसिबल। अभी आपको ये याद रखना। सेकेंड थिंग वॉज अबाउट फ्लक्स। आई बिलीव लास्ट लेक्चर में फ्लक्स पूछने पे मैंने बताया, कुछ लोगों ने बिना ऑब्जेक्शन के मान लिया, लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों क्या वेक्टर होते हैं क्या। मैंने वेक्टर लिखा था बट फैक्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स बोथ आर scalar quantity students. This is the final word on it. Flux is a scalar quantity. Flux, दोनों flux, electric and magnetic flux both are scalar quantities. And flux density is vector quantity students. Flux density is vector quantity. Flux density ही होता है field. फ्लक्स डेंसिटी ही होता है फील्ड, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फील्ड होता है वो वेक्टर होता है, लेकिन फ्लक्स खुद स्केलर होता है। सिमिलर टू करंट स्टूडेंट्स ना, जैसे करंट आपको याद है, करंट इटसेल्फ इज स्केलर, राइट, करंट इटसेल्फ इज स्केलर। बट करंट डेंसिटी की जब बात आती है तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। This is also second thing which you need to remember. What was the third homework students? What is the third? Fourth was about time, I think. What was the third one? Flux तो हो गया. What is other one? हाँ, नल वेक्टर वाला। यस, नल वेक्टर वाला एक क्वेश्चन था कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो क्या सच में उसको कोई डायरेक्शन होगी, क्या उसे वेक्टर कहना चाहिए? ओके, तो मैग्नीट्यूड जीरो वाले का नाम आपको पता है, नल वेक्टर, हमने उस दिन नाम लिखा था। बट व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन स्टूडेंट्स? देखो आप उसको निकाल ही नहीं पाओगे, राइट?
तो मैग्नीट्यूड 0 वाले वेक्टर की डायरेक्शन क्या है ये पूछने पे, डायरेक्शन क्या है ये पूछने पे आपको सवाल आना चाहिए कि उसकी डायरेक्शन लिखे तो क्या लिखे, है ना। क्योंकि किसी डायरेक्शन में अगर आप उसको पॉइंट करना चाहते हो तो फिर लेंथ आ जाती है, और लेंथ आ जाती है तो फिर उसको तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो फिर वो नल वेक्टर रहा ही नहीं। तो अगर मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब जिसे हम नल वेक्टर नाम देते हैं, नल वेक्टर जिसे हम नाम देते हैं उसकी डायरेक्शन क्या है। दो तरीके के जवाब बुक्स में देते हैं, दोनों चलेंगे। वन ऑफ द आंसर इज इट कैन हैव एनी डायरेक्शन, कैन हैव एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन दे दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसको लेंथ ही नहीं है। ठीक है, तो कोई भी डायरेक्शन दे दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। या अलग एग्जैक्टली इसका अपोजिट लगने वाला जवाब दिया जाता है कई बुक्स में कि इट इज डायरेक्शन लेस, इट इज डायरेक्शन लेस। लेकिन आप बोलेंगे फिर उसको वेक्टर क्यों बोला, वेक्टर क्यों बोला। तो यही मेरा सवाल था कि अगर मैग्नीट्यूड 0 है, उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, उसकी वजह से वो डायरेक्शन बताने से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर ऐसा नल वेक्टर को स्टडी ही क्यों किया जाता है। तो इसका एक्चुअल जवाब है, आंसर इज इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स दो वेक्टर्स रहे जो इक्वल है एंड अपोजिट है, तो इनका नेट इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, नेट इफेक्ट क्या होगा बताइए। तो आपको कोई धक्का दे रहा है, आपको कोई धक्का दे रहा है एक डायरेक्शन में, मान लो आपको 10 न्यूटन फोर्स से धक्का दे रहा है, और दूसरा पर्सन दूसरे डायरेक्शन में आपको धक्का दे रहा है 10 न्यूटन से, तो इफेक्टिवली आप पे तो फोर्स 0 लगेगा। तो ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसका नेट इफेक्ट हो जाएगा 0 न्यूटन, इसका नेट इफेक्ट हो जाएगा 0 न्यूटन। ठीक है, तो इसीलिए नल वेक्टर स्टडी किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे कुछ कुछ वेक्टर्स कैंसल हो जाते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। अब एक बार 0 आंसर आए तो उसको कोई डायरेक्शन है क्या, एक बार 0 आंसर आ गया तो कोई डायरेक्शन है क्या उसको, नहीं है। लेकिन वो 0 आंसर कैसे आया, दो वेक्टर के एडिशन से आया ना, इसलिए उसको भी नाम दिया जाता है 0 वेक्टर, मतलब नल वेक्टर। नल वेक्टर जिसी का नाम 0 वेक्टर है, इसकी इसीलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वो इक्वल अपोजिट करके कैंसिल होके बनता है। हालांकि उसको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं रहेंगी, उसको कहेंगे एदर इट इज एनी डायरेक्शन, और इवन सम बुक्स में आपको डायरेक्शन लेस ऐसा मिलेगा। दोनों में से कोई भी आया तो स्टेटमेंट गलत नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ डायरेक्शन लेस। sometimes it is also said that it can be said to have any direction। दोनों टाइप के स्टेटमेंट मिलेंगे, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और लास्ट थिंग अबाउट टाइम, very interesting thing, time is from past to present to future। टाइम फ्लो होता है, बिल्कुल टाइम फ्लो होता है, टाइम को डायरेक्शन है, सेंस है, पास्ट था, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। तो टाइम तो फ्लो होता है, तो टाइम को डायरेक्शन है बच्चों, टाइम हैज अ डायरेक्शन, बिल्कुल हैज अ डायरेक्शन, टाइम हैज डायरेक्शन। फिर भी इज इट अ वेक्टर और स्केलर, is it a vector or scalar, it is a, it is a scalar quantity, time is a scalar quantity। what is the reason, इस बार ये reason नहीं है कि it doesn't follow the laws of vector addition, नहीं, इस बार असली reason है because time flows in only one direction, because time flows in only one direction। जिस चीज को एक ही डायरेक्शन है सिर्फ, उसको क्या वेक्टर बोल के मतलब है ना। वेक्टर एडिशन हम देखेंगे तो अलग 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 डायरेक्शंस में, बहुत सारे डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी रही, तब उसकी प्रॉपर्टीज या स्केलर से एकदम अलग हो जाती। जिस चीज को एक ही डायरेक्शन है उसको वेक्टर बोल के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसको सिंपल ही स्टेज पे रहने दिया है। एवरीबडी, ऑल साइंटिस्ट डू ट्रीट टाइम एज अ स्केलर क्वांटिटी। हालांकि उसको एक डायरेक्शन का वेक्टर मान सकते थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डायरेक्शन में आप टाइम को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी नंबर्स को, स्केलर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने जैसी ही होती है। तो इस बार रीजन है कि बिकॉज इट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ, इट इज ट्रीटेड एज अ स्केलर क्वांटिटी।
Okay, these are the 4 questions and their respective 4 answers, students. Okay. Now let us come to something very interesting and important, that is vector addition. वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है, वेक्टर एडिशन किस तरीके से किया जाता है. There are various laws of vector addition. There are various laws of vector addition. Mainly our syllabus has the 3 laws of vector addition. 3 laws of vector addition. उसमें से we will see the first law से start करेंगे. The first law is called as triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. First law is called as triangle law of vector addition. आपको समझ लेना है स्टूडेंट्स. पहले डायग्राम देखो, मैं निकालूंगा. उस दिन हमने देखा कि हर वेक्टर को देयर इज ए इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. तो मान लो एक वेक्टर है ए इनिशियल पॉइंट और उसका बी एक फाइनल पॉइंट है. सो दिस इज ए बी वेक्टर. ठीक है, ए बी वेक्टर. और एक कोई तो भी वेक्टर है, मान लो ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से सी और डी पॉइंट. तो सी डी वेक्टर है. ठीक है, सी डी वेक्टर है. तो जब मुझे ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, जब मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, दोनों की लेंथ अलग अलग हो सकती है, दोनों की डायरेक्शन भी बिल्कुल अलग अलग हो सकती है. ठीक है, कोई इसमें सेम डायरेक्शन होना या सेम लेंथ होना कोई जरूरी नहीं है. देखो जैसे मैंने सी डी थोड़ा लार्जर निकालने की कोशिश की, ये सी पॉइंट है तो सी डी थोड़ा बड़ा वेक्टर निकाला मैंने अलग डायरेक्शन में, ए बी थोड़ा छोटा वेक्टर निकाला एक अलग ही डायरेक्शन में. तो ट्रायंगल लॉ के लिए क्या जरूरी है पता है क्या आपको? अगर मुझे 2 वेक्टर ऐड करने हैं तो फर्स्ट वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर का हेड is joined to second वेक्टर का टेल. सेकेंड वेक्टर का टेल. फर्स्ट वेक्टर का हेड इज जॉइंड टू सेकेंड वेक्टर का टेल. ऐसा करना पड़ता है. okay? मतलब क्या? ये देखो वापस से मैंने पहला वेक्टर निकाला, दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अब सेकेंड वेक्टर तो दूर दिखाया है स्टूडेंट्स, लेकिन सेकेंड का टेल जो है दैट इज विच पॉइंट बताओ? सेकेंड वेक्टर का टेल कौन सा है? सी पॉइंट की डी पॉइंट? सी पॉइंट इज अ टेल. तो उसको मुझे लाना पड़ेगा पहले के हेड की के जगह पे. व्हाट इज पहले का हेड? पहले का हेड कौन सा पॉइंट है? ए की बी, बी पॉइंट है, राइट? तो मुझे सी पॉइंट लाना है बी पॉइंट पे. पहले वेक्टर का हेड है बी पॉइंट, दूसरे का टेल है सी पॉइंट. तो सी पॉइंट मुझे लाना है डी पॉइंट पे. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वेक्टर को मूव करना पड़ेगा पैरेलली, एकदम पैरेलली, क्योंकि डायरेक्शन बदल नहीं सकते. तो देखो मैं उस वेक्टर को वापस यहां निकाल रहा हूं, सी डी वेक्टर को. तो इस बार डी की नई जगह बन जाएगी. कुछ तो भी मुझे बोलने तो, मान लो डी डैश पोजीशन में बोलूं, और ये जो पॉइंट है उसको मैं सी डैश बोल रहा हूं. तो आपको समझना है कि सी की नई पोजीशन मुझे बी की ही जगह पे लानी पड़ेगी. मतलब वो वाला टेल इसके हेड के बरा जगह पे आ जाएगा. यस. तो ऐसे वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं. ऐसे वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट. देखो सीडी की लेंथ मैंने बदली क्या? नहीं स्टूडेंट्स, सीडी की जो लेंथ थी वही सी डैश डी डैश की लेंथ है. ये बात समझे आप, क्योंकि वही वेक्टर मैं दिखाना चाह रहा हूं. ठीक है. एंड सी डी बार सी डैश डी डैश, इनका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है. लेंथ सेम है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है. एंड ऑल्सो दे आर हैविंग सेम डायरेक्शन. डू यू सी डैश डी डैश एंड सी, दे आर हैविंग सेम डायरेक्शन. देयरफॉर दोनों वेक्टर ही इक्वल है स्टूडेंट्स. सी डी बार और सी डैश डी डैश बार
ये वेक्टर अलग अलग नहीं है, क्योंकि हमने उस दिन डेफिनेशन लिखी थी, जो सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड उनकी डायरेक्शन भी सेम है, देन दे आर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, जस्ट उन्हें क्या किया है, पैरेलल शिफ्टिंग। somebody very correctly has written this word parallel shifting। तो ऐसे फ्री वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। जो जो वेक्टर को ऐसे पैरेलली शिफ्ट करना अलाउड है उन्हें फ्री वेक्टर्स कहते हैं। फिजिक्स में कुछ चीजें आगे आएगी, जिन जिन वेक्टर्स को ऐसा अलाउड नहीं है उन्हें कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, जिनको फ्रीली ऐसा शिफ्टिंग नहीं कर सकते, फ्रीली शिफ्टिंग नहीं कर सकते, ऐसे कुछ वेक्टर्स आएंगे जिन्हें हम लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे। उनको ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, उनको ऐसा एडिशन नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम वेक्टर्स को आप ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है उसकी लेंथ। तो मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब लेंथ यहां इन वेक्टर्स की सेम है। अब क्या करना है, अब ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट्स। नाउ यू आर एबल टू सी द ट्रायंगल फॉर्म्ड। तो आंसर क्या है, इनके एडिशन का आंसर क्या है, इनके एडिशन का आंसर है, जहां से आपने शुरुआत किया पहला वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का फाइनल पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दो। पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का फाइनल पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दो। ये जो वेक्टर नया आएगा ये आपका एडिशन का आंसर आएगा। यस, यू कैन कॉल इट एडी डैश वेक्टर, ये ठीक है। अच्छा, कभी कभी वेक्टर्स को आसान होने के लिए ये ए बी बी सी सी डी ऐसे है ना, इसको शिफ्ट करना पड़ रहा है तो पॉइंट का नाम बदलता है। तो ये अवॉइड करने के लिए पूरे वेक्टर को एक सिंगल लेटर से भी नाम देते हैं। मान लो ए बी वेक्टर को मैंने पी बार बोल दिया तो भी चलता है, सी डी वेक्टर को मैंने क्यू बार बोल दिया तो भी चलता है। तो नीचे के डायग्राम में देखो फिर से मेरा क्या होगा, जो नीचे का पहला वेक्टर है वो पी बार होगा, और जो उस साइड का पैरेलल शिफ्ट करके आया है वो क्यू बार होगा, और फाइनल आंसर जो आया मैं उसको आर बार नाम दे दे रहा हूं। तो हियर स्टूडेंट्स आर बार इज आंसर ऑफ पी बार प्लस क्यू बार। आर बार इज आंसर ऑफ पी बार प्लस क्यू बार। यस, ये आर बार कैसे बना, हाउ डिड दिस पिंक कलर वेक्टर कम अप, आर बार जो है ये पिंक कलर का वेक्टर कैसे बना। तो जिन दो वेक्टर के एडिशन की, जिन दो वेक्टर के एडिशन की, दैट इज पहला वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, का इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट। तो आर बार का डायरेक्शन क्या होता है, पी, पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल वेक्टर का, सेकेंड वेक्टर का, सेकेंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट। ट्रायंगल बनाने के बाद ऐसे ज्वाइन करके पिंक वेक्टर बना। आ रही बात समझ में सबको, आ रही बात समझ में सबको। यस। सवाल आ रहा है सर क्या पाइथागोरस थ्योरम होगा। देखो अभी तो 90 डिग्री एंगल नहीं है, इसलिए अभी कोई पाइथागोरस नहीं होगा। जब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हम लेंथ के लिए लगाएंगे। हाँ, थोड़ी देर में आएगा। सर हाउ डू यू टेक पी बार एंड क्यू बार टुगेदर, पैरेलल शिफ्टिंग से, पैरेलल शिफ्टिंग लेके उनको साथ में लेके आते हैं, यही ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ में सबसे पहले जो लिखा है देखो, फर्स्ट वेक्टर का हेड जॉइंड टू सेकेंड वेक्टर का टेल। तो सेकेंड वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करके लेके आया, पैरेलल शिफ्ट किया। आप देखो सी डी और सी डैश डी डैश जो मैंने लिखा है उसको पैरेलल शिफ्टिंग किया है। राइट में मैंने लिखा हुआ है उनका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, मतलब वो पैरेलल शिफ्ट किया है। बी नाम बेटा पॉइंट का है, बी ये वेक्टर का नाम नहीं है, बी जो नाम है वो पॉइंट का नाम है ना। तो वो दोनों पॉइंट मैंने सेम कर दिए। जो सी पॉइंट का नया जगह थी दैट इज सी डैश, वही बी पॉइंट पे ला लिया, वही तो हमने किया है। तो उसको नाम तो बी आ जाएगा ना, पॉइंट तो सेम बन गया वो। तो सी डैश पॉइंट ही मेरा बी पॉइंट हमने बना लिया। यही लॉ कहता है कि आप उसको पैरेलली शिफ्ट करके एक का दूसरे का टेल ये पहले के हेड पे लगा के आओ, उसको बनाओ वहां पे। ठीक है, चलो।
इतना लिख लो स्टूडेंट्स, राइट डाउन। अगले पेज पे मैं फिर से आगे और इसके आगे बढ़ेंगे, फिर से डायग्राम निकालूंगा, पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए। बहुत अच्छी कमेंट है, बहुत अच्छी कमेंट है। देखो आपको लेस देन वाली कमेंट दिख रही है, बहुत सुंदर कमेंट है, बहुत अच्छा सोचा है। सो हाउ इज आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू? सुजल, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लिखा ही नहीं है मैंने पेज पे। कहीं किसी को दिख रहा है क्या मैंने पूरे पेज पे आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लिखा है? नहीं, आर इज नॉट इक्वल टू पी प्लस क्यू। आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है ना? आर बार जिसको हम पढ़ते हैं आर बार, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। आर इज नॉट इक्वल टू पी प्लस क्यू, आर लेंथ इज नॉट इक्वल टू पी लेंथ प्लस क्यू लेंथ, ठीक है? यस, यस। How is P vector plus Q vector is equal to R vector? By triangle law. Triangle law says when they are added, this is how you add them. इसका मतलब बच्चा आवाज आ रही है ना सबको? मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है ना? हाँ, ठीक है। यस, आवाज क्लियर है। काले ज्ञानेश्वरी को कनेक्शन रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद। यस, गुड, ठीक। चलो नेक्स्ट पेज पे थोड़ी सी और बात करते हैं स्टूडेंट्स। इट्स लाइक देखो वो वेक्टर मैं वापस यहां निकाल रहा हूं, काइंड ऑफ ऐसे, ठीक है? इट इज लाइक मेरी जर्नी 2 स्टेप्स की है, मेरी जर्नी 2 स्टेप्स की है। अच्छा 1 मिनट वेट करो, ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके, किसी का लिखना बाकी है तो आई विल वेट। यस, यस। एक कमेंट आया सर 4 या 5 वेक्टर्स हो तो? नहीं, 4 या 5 वेक्टर के लिए अगले लॉज आएंगे। पहला जो लॉ है वो सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड करने का है। ट्रायंगल लॉ से आप एट अ टाइम सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। एट अ टाइम सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। एट अ टाइम सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। 3 आएंगे, 4 वेक्टर्स आएंगे तो कैसे ऐड करेंगे मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले दो दो का समझ लेते हैं। यस, गुड थॉट। चलो लिख लिया सबने? हो गया, आगे आते हैं। चलो, नाउ इट इज लाइक दिस स्टूडेंट्स। ये जो पॉइंट ए पॉइंट था और ये जो पॉइंट बी पॉइंट था, बी पॉइंट को मैंने फिर नया और एक नाम दे दिया था, दैट इज सी डैश पॉइंट बोल दिया था। और यहाँ पे मेरा डी पॉइंट था। तो इट इज लाइक मैंने मेरी, इट्स लाइक मैं ए पॉइंट पे हूं। आई एम इन, मान लो सब सिटीज के नाम है, सिटीज के नाम है, मान लो सिटीज पे नाम के नाम है। ए फॉर अहमदाबाद मान लो, ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बारामती मान लो, और डी फॉर दिल्ली मान लो। 3 अलग अलग स्टेट के, अलग अलग जगह के, इंडिया के मैंने सिटीज ली, ठीक है? दिस इज मैप इज नॉट अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल ये। अहमदाबाद गुजरात में आएगा, बारामती महाराष्ट्र में आएगा, है ना?
तो उस हिसाब से मत कीजिए। अच्छा, 2-3 लोगों को आवाज नहीं आ रही, 2 लोगों को उन्हें रीजॉइन करना पड़ेगा। यस, बाकी सबको ऑडिबल है, सभी को सुनाई दे रहा है। जस्ट 2-3 स्टूडेंट्स का कुछ नेट इशू हो सकता है, दे शुड रिफ्रेश, रीजॉइन। यस, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग, मान लो ए पॉइंट है अहमदाबाद, और फिर मैं अहमदाबाद से बारामती आ गया। ठीक है, आई केम फ्रॉम अहमदाबाद टू बारामती, दैट इज माय फर्स्ट जर्नी। मैंने अहमदाबाद से बारामती तक आ गया, और बाद में मैं बारामती टू दिल्ली गया। बाद में मैं बारामती टू दिल्ली गया, इसका मतलब मैं टोटल कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, दोनों जर्नी मिला दो तो मैं कहां से कहां गया। अहमदाबाद से दिल्ली गया, ए टू डी गया। राइट, अहमदाबाद से दिल्ली गया, तो मैं कैसे ज्वाइन करूंगा, ए टू डी कैसे दिखाऊंगा, ए से शुरुआत डी पे खत्म, मतलब ए से शुरू होके डी तक ऐसा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, और एरो कहाँ देंगे, फाइनल के डायरेक्शन में, फाइनल दिल्ली है तो फाइनल के डायरेक्शन में एरो देंगे। अब आ रही बात समझ में, जो लोग बोले थे कि सर दोनों के एडिशन आर बार कैसे हुआ, तो पी बार मतलब है अहमदाबाद टू बारामती जाना, और क्यू बार है बारामती टू दिल्ली जाना। तो इट इज इफेक्टिवली इट इज लाइक अहमदाबाद टू दिल्ली जाना। तो अहमदाबाद टू दिल्ली जाना मतलब ही पी बार प्लस क्यू बार हो गया स्टूडेंट्स। अहमदाबाद टू दिल्ली जाना मतलब भी पी बार प्लस क्यू बार हो गया। बट नोट करना स्टूडेंट्स, पी बार की लेंथ को हम पी बोलते हैं, तो पी लेंथ और क्यू की लेंथ, क्या उनकी एडिशन आर की लेंथ होगी, आर लेंथ होगी क्या, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, लेंथ डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड नहीं होगी। इनफैक्ट बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको पता होगा कि आर विल बी लेस देन पी प्लस क्यू, R will be less than P plus Q, but R vector is P vector plus Q vector, क्योंकि वेक्टर का मतलब डायरेक्शन के साथ जाना होता है। तो आप डायरेक्शन के साथ जा रहे हो, तो अहमदाबाद टू बारामती जाना जिस डायरेक्शन, देन बारामती टू दिल्ली जाना इज इफेक्टिवली लाइक अहमदाबाद से दिल्ली की डायरेक्शन में जाना, है ना। यस, तो डिस्प्लेसमेंट जैसा है। तो कोई भी वेक्टर के बारे में, डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स हो, किसी भी वेक्टर के बारे में इस तरीके से ऐड करते हैं, जहां से पहला शुरू किया और जहां पे दूसरा खत्म होगा उनको वैसे ज्वाइन कर देंगे ट्रायंगल बनाने के बाद, पैरेलल शिफ्टिंग करके ट्रायंगल बनाने के बाद। ठीक है, यस। अब क्लियर है सबको, लेंथ का कंफ्यूजन नहीं करना है स्टूडेंट्स, लेंथ ऐड नहीं हो रही है यहाँ पे, क्या ऐड हो रहा है, वेक्टर ऐड हो रहा है, दिस इज अ वेक्टर एडिशन। चलो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए यहाँ पे। अब इस स्टेज पे आई थिंक एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, ओके, क्लियर, गुड। अब सवाल तो आता है कि कैन वी फाइंड लेंथ, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है आर, in terms of P and Q, in terms of P and Q, can we find R in terms of P and Q, क्योंकि R is not equal to P and P plus Q, R is not equal to P plus Q, R is not equal to P plus Q, then can we find R by something different, P into Q करके, P divided by Q करके, या कुछ करके हम R बार की लेंथ जो है that is R करके दिखाते हैं, कैन वी फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। अच्छा, एक और यहाँ पे नाम ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वेन एवर आर बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार, तो आर बार इन दोनों की एडिशन करके आया है, तो ये आंसर है, ये आंसर है एडिशन का, दिस इज आंसर ऑफ वेक्टर एडिशन, आंसर ऑफ वेक्टर एडिशन। इस आंसर को कई बार अपने बुक्स में ऑल्सो कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर, आर फॉर रिजल्टेंट भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब आंसर ना, रिजल्ट मतलब क्या होता है, इट्स लाइक जो चीज हो गई है, सब कुछ होने के बाद जो आता है वो रिजल्ट। तो यहाँ पी बार और क्यू बार का एडिशन होने के बाद जो वेक्टर आया उसका नाम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर।
उसका नाम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, नाम लिख लीजिए। आंसर ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। यस, कुछ लोगों को अगर नेटवर्क इशू हो रहा है क्लाउडी एटमॉस्फेयर की वजह से, दे विल हैव टू ट्राई टू रिफ्रेश देयर कनेक्शन। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बारामती में ये कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है। कुछ रीजन्स में कहीं पे अगर ये इशू हो रहा है तो आपको कनेक्शन रिफ्रेश करने का ट्राई करना है। नाउ अगेन एंड अगेन आई एम ड्राइंग दैट डायग्राम स्टूडेंट्स। ओके, इस बार मैं सिर्फ लेंथ लिख रहा हूं, सिर्फ लेंथ लिख रहा हूं डायग्राम में। इसकी लेंथ है p, p बार की लेंथ है p, q बार की लेंथ है q। ठीक है, और जब पूरा रिजल्ट आ जाएगा आंसर का, तो आंसर की लेंथ क्या है, r। आंसर की लेंथ है r। अब सवाल आता है कि हाउ डू आई फाइंड r एज p और q के टर्म्स में। तो किसी ने थोड़ी देर पहले पाइथागोरस अंकल को याद किया, हम वापस सब लोग अब उनको याद कर लेते हैं, क्योंकि उसी से लेंथ फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो देखना स्टूडेंट्स, मैंने p वेक्टर का सपोर्ट निकाला। याद है आपको सपोर्ट क्या था, याद है आपको सपोर्ट क्या था, जो लाइन होती है कंटेनिंग दैट वेक्टर, वो सपोर्ट है, तो वो मैंने सपोर्ट निकाल लिया। ठीक है, और जो q वेक्टर है, q वेक्टर है वहां से लेके उसका जो हेड है, q वेक्टर का हेड जो है, जो कि अपना फाइनल दिल्ली आने वाला है, राइट, दिल्ली था पिछले इसमें, वहां से इस सपोर्ट पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन कर रहे, परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन कर रहे, परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसमें का ये जो एंगल है, this angle is let us call it theta. This angle let us call it theta. This angle let us call it theta. तो आप साइड में एक मैं नोट लिख रहा हूं उसी कलर में, जिस कलर में थीटा है उस कलर में, कि थीटा इज एंगल बिटवीन बिटवीन p बार एंड q बार, p बार एंड q बार। कैसे समझना स्टूडेंट्स, p बार की डायरेक्शन कौन सी थी, सपोर्ट तो दोनों डायरेक्शन में होता है, सपोर्ट लाइन है, लेकिन असली p बार की डायरेक्शन कहां थी, बारामती की तरफ थी। बारामती की तरफ थी मतलब डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन थी वो, कैन आई शो इट लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, राइट, ये इस डायरेक्शन में था फर्स्ट वेक्टर। और दूसरा वेक्टर किस डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, दूसरा वेक्टर है, देखो मैं वहां पे ऊपर जाके दिल्ली की डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे है ना, दिल्ली की डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में वेक्टर है वो, ऐसे डायरेक्शन में वेक्टर है। तो दोनों के बीच में का एंगल आपको समझ रहा है, ब्लू ब्लू के बीच में का एंगल और दोनों दिशाओं के बीच में का, दोनों डायरेक्शन के बीच में का एंगल थीटा है।
सो थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स p बार एंड q बार, ये मैं कह सकता हूं, ये आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब वो ट्रायंगल जो है, ब्लू कलर का ट्रायंगल जो बना हुआ है, ब्लू कलर का जिसमें परपेंडिकुलर निकाला था, वो ट्रायंगल मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए वापस नीचे निकाल रहा हूं। वही ट्रायंगल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वापस निकाल, उसके हाइपोटेनस इज क्यू स्टूडेंट्स, उसके हाइपोटेनस इज क्यू, और यहां पर का एंगल इज थीटा। दिस एंगल इज थीटा, hypotenuse is q and this angle is theta. Do you remember basic trigonometry students? कि ये जो एडजेसेंट साइड हुआ करती थी और ये अपोजिट साइड हुआ करती थी, तो अपोजिट साइड की लेंथ क्या होगी? अपोजिट साइड टू थीटा और एडजेसेंट साइड टू थीटा, इनका फॉर्मूला हुआ करता था साइन थीटा, हाँ कॉस थीटा के टर्म्स में हाइपोटेनस के साथ। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा स्टूडेंट्स? साइन थीटा विल बी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? क्यू है। यस 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 यस, एक कमेंट आई सर, वो थीटा जो एंगल है वो एक्सटर्नल एंगल है मेन ट्रायंगल का। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो सबसे पहला अपना ट्रायंगल बना है पिंक कलर के बड़ी साइड वाला, उसके लिए थीटा एक्सटर्नल है। दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, वो एक्सटर्नल एंगल हो गया। बट अभी जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है उसका वो इंटरनल एंगल है। करेक्ट। तो आप देखो साइन थीटा स्टूडेंट्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस लेंथ की, और कॉस थीटा होता है adjacent side divided by q. Therefore, can I write opposite side length is पर से can I write opposite side is equal to q multiplied by sin theta? Opposite side is equal to q multiplied by sin theta, and adjacent side is equal to q multiplied by cos theta. Adjacent side is equal to q multiplied by cos theta. आप लोगों के चक्रवादळ का इफेक्ट अब आ गया बारामती में भी। लाइन चली गई स्टूडेंट्स बारामती में? सिर्फ अकेडमी की गई कि सब जगह लाइन गई है ना स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया? हाँ, पावर कट हो गया तो स्क्रीन फ्रीज हो गई है। बिग ट्रायंगल में थीटा नहीं है बच्चों, बिग ट्रायंगल में थीटा नहीं है, बिग ट्रायंगल में थीटा एंगल नहीं है। बिग ट्रायंगल के बाहर का एंगल है थीटा एंगल। यहाँ पे बिग ट्रायंगल के बाहर का एंगल, एक्सटीरियर एंगल थीटा है। बिग ट्रायंगल में कोई एंगल थीटा नहीं रहेगा। आई एम होपिंग कि अभी कुछ ही क्षणों में वी विल बी बैक टू द नॉर्मल स्क्रीन, अगर पावर वापस आ जाती है तो। बारामती मध्ये लाईट आहे सर? नाही, इथे अकॅडमी मध्ये नाही आहे। यस देर इज अ इन्वर्टर, यूपीएस है, इसीलिए मेरा सब यहाँ चल रहा है। स्क्रीन तो मुझे दिख रही है बट नेट नहीं चलता है इन्वर्टर पे, क्योंकि मेन नेट का कनेक्शन यहाँ का वो बंद हो जाता है। इट डज नॉट रन ऑन यूपीएस। यहाँ पे स्क्रीन रन्स ऑन यूपीएस। there is no like generator inverter kind of thing. There is a UPS for computer, so computer can be used. और मेरा तो डेटा है, तो मेरा डेटा यस, मेरा एक्सपेक्टेशन सही था। लाइन इज बैक, you should be able to see the screen in few seconds. जिनको स्क्रीन दिख रही थी वो फ्रीज्ड स्क्रीन थी, है ना। मैंने आगे जो उसके आगे लिख चुका वो आपको दिख नहीं रहा होगा कि अपोजिट साइड की लेंथ क्यू साइन थीटा और एडजेसेंट साइड की लेंथ क्यू कॉस थीटा बन गई थी। ये मैंने लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा तब आपको। कैन यू सी नाउ स्टूडेंट्स? क्यू कॉस थीटा साइन थीटा लिखा हुआ दिख रहा है? क्यू साइन थीटा, क्यू कॉस थीटा, नॉट येट ना? ठीक है।
नाउ स्क्रीन इज विजिबल. आर यू एबल टू सी क्यू साइन थीटा, क्यू कॉस थीटा? ये वाला टिक किया मैंने अभी, क्यू साइन थीटा, क्यू कॉस थीटा दिख रहा है अभी? ओके, आधे लोगों को दिख रहा है. चलो ऊपर दिखेगा, चलो नीचे नहीं दिखेगा तो ऊपर. ये देखो अपोजिट साइड जो है स्टूडेंट्स, साइड में लिख रहा हूँ, अपोजिट साइड की जो लेंथ है अभी दिखेगा आपको. समझ रहा हूं मैं आपको क्या दिख रहा है. एक अपोजिट साइड को Q इंटू साइन थीटा लिखा. ठीक है, अपोजिट साइड को Q इंटू साइन थीटा लिखा, और एडजेसेंट साइड को Q इंटू कॉस थीटा लिखा. एडजेसेंट साइड को Q इंटू कॉस थीटा लिखा. ठीक है, डायग्राम में दिखाया मैंने, नीचे की डायग्राम में. अब वही चीज ऊपर की डायग्राम में मैं लिख के दे रहा हूं. ऊपर की डायग्राम में भी एडजेसेंट लेंथ जो रहेगी उसको मैं लिख रहा हूं Q इंटू कॉस थीटा, और जो अपोजिट लेंथ है उसको मैं लिख रहा हूं Q इंटू साइन थीटा. निकाल लो ये डायग्राम, मेन डायग्राम के अंदर कंप्लीट कर लीजिए. Q इंटू साइन थीटा और Q इंटू कॉस थीटा कंप्लीट कर लीजिए. बाकी लेंथ तो आपको दिख रही है. P लेंथ कहाँ तक है वो आपको क्लियर दिख रहा था. Q लेंथ कैसी हाइपोटेनस वाली है वो सबको क्लियर होगा, और R लेंथ जो है वो भी सबको क्लियर है. अब हम पाइथागोरस लगाने पे आएंगे अगले पेज पे. अब हम पाइथागोरस लगाएंगे अगले पेज पे. सो कैन यू रिपीट? बेटा राइट साइड में देखो, साइन थीटा की डेफिनेशन आप स्कूल से जानते हो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q इंटू साइन थीटा आया. और cos थीटा की डेफिनेशन आप जानते हो, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. उसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके Q इंटू कॉस थीटा आया. कौन से ट्रायंगल में ये सब बात चल रही है? ब्लू कलर के ट्रायंगल में. ये जो ब्लू कलर का ट्रायंगल था उसमें ये सब बात चल रही है, जिसका हाइपोटेनस Q है, जिसका हाइपोटेनस इज Q. चलो, क्या आप लोग सब मेरे साथ अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में? क्या सबको बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनस R है, वैसा राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिख रहा है सबको? अच्छा. उसकी नीचे की साइड कितनी है स्टूडेंट्स, कोई टाइप करके बताएगा? जो है बड़े, सबसे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल की नीचे की पूरी बेस साइड लेंथ कितनी है? नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल, वेरी गुड. सातपुते एंड सुष्मिता पवार एंड प्रतीक आंसर है. देख पा रहे हो आप लोग आंसर? P प्लस Q कॉस थीटा है ना. P वेक्टर नहीं लिखना है बच्चों, वहां पे वेक्टर नहीं, मैं बस सिर्फ लेंथ लिखा. वेक्टर कहाँ लिखा मैंने ना, बार नहीं लिखा, बस लेंथ की बात कर रहे. तो P प्लस Q कॉस थीटा, वेरी गुड. अबोली ने बहुत अच्छे से टाइप किया. जयदीप ऑल्सो परफेक्टली टाइप्ड. अश्मित चैतन्य प्लस परफेक्ट आंसर. प्रांजल खाड़े परफेक्ट आंसर. P प्लस Q कॉस थीटा. प्रांजल खाड़े ने साइन लिख दिया बेटा, साइन नहीं, प्रांजल खाड़े नॉट करेक्ट आंसर. क्यू साइन थीटा नहीं बेटा, क्यू कॉस थीटा. यस, P प्लस Q कॉस थीटा, दैट इज द साइन. तो अब देखो अगले पेज पे, कैन आई राइट नाउ फाइनली R के लिए R का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. नाउ वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. चलो मेरे साथ लिखना शुरू कर दो स्टूडेंट्स. R का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस साइड सबने अभी समझ ली, P प्लस Q कॉस थीटा. P प्लस Q कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस प्लस व्हाट वाज द अदर साइड स्टूडेंट्स? व्हाट वाज द अदर साइड? अदर साइड क्या है? अदर साइड ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? कुछ एडिशन नहीं है उसमें, सिर्फ Q साइन थीटा. हाँ, सिर्फ Q साइन थीटा, उसका स्क्वायर. वेरी गुड. आगे इस स्टेप तक मेरे साथ लिख लिया सबने? मेरे साथ साथ अपने नोट्स कंटिन्यू करते चलो, मेरे साथ रहो.
पाइथागोरस थ्योरम मतलब एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। चलो अब हाउ डू यू सॉल्व दिस? ए प्लस बी होल स्क्वायर याद है 8 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ए प्लस, वेरी गुड सुष्मिता। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कौन दो लोग है? पहला है p, तो उसका स्क्वायर होगा। प्लस 2ab करेंगे तो ट्वाइस में क्या होगा? ट्वाइस ऑफ पहली टर्म p है, दूसरी टर्म है q cos थीटा। और थर्ड टर्म क्या बनेगी? थर्ड टर्म किसका स्क्वायर बनेगा? q cos थीटा का स्क्वायर। ये पूरा लंबा जो है एक्सपांशन बड़े ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है, ये ऊपर के पहले ब्रैकेट का सॉल्विंग है। पहले ब्रैकेट का सॉल्विंग है, समझ में आ रहा है सबको? a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, और एक चीज बच गई है अपनी, उसको नहीं भूलना है, उसको भी एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, q साइन थीटा का होल स्क्वायर। q साइन थीटा का होल स्क्वायर। q साइन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, सब लोग समझ के मेरे साथ चलिए। Therefore r square is equal to, अब देखो मैं ब्रैकेट्स अब हटा रहा हूँ, ठीक? p का स्क्वायर प्लस व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? 2pq cos थीटा। 2pq cos थीटा। 2pq cos थीटा प्लस व्हाट इज द थर्ड टर्म? थर्ड टर्म को मैं ऐसे बोलूं, q का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, कुछ लोग आगे चल रहे हैं, आगे की स्टेप समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। और लास्ट टर्म हमारे पास है q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लास्ट टर्म हमारे पास है q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। अब जब जब आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दिख गया, आंखें चमक जानी चाहिए। उनके साथ क्यू स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बाकी सब चीजों में कुछ सॉल्विंग नहीं होगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा वैसा का वैसा प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल के इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सबको पता है, इट्स ऑलवेज वन। तो वन आंसर आ रहा है, क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वन हो जाएगा। क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वन मतलब वो क्यू स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है? अब अगर मैं दोनों साइड का अंडर रूट ले लूं तो आर का आंसर आएगा मेरा। आर का आंसर फाइंड करना है, तो क्या आपको समझ आया? आर की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस, ऐसा लिख दो, क्यू स्क्वायर की टर्म पहले लिखो तो भी चलेगा ना, क्यू स्क्वायर वन से क्यू स्क्वायर, एडिशन में कोई भी टर्म पहले लिखो बाद में लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये फेमस फॉर्मेट है, इस फॉर्मूला को याद रखने का। ये आर का आंसर है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर के लेंथ का आंसर है। मार्क स्टूडेंट्स, इस पूरे पेज पे मैंने लिखे हुए पूरे पेज पे कहीं वेक्टर नोटेशन नहीं यूज किया है। कहीं बार दिख रहा है क्या आपको? एरो दिख रहा है क्या? कहीं किसी के ऊपर एरो दिख रहा है क्या? आर बार वाला, पी बार वाला? नहीं, क्योंकि ये लेंथ है। हम पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ का कनेक्शन लिखते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का। बिल्कुल सही। यस, शुरू में जो हम पिंक कलर में लिख रहे थे तब वो डायरेक्शन के साथ था, जब आर बार लिखते हैं मतलब वो डायरेक्शन के साथ था। अभी हम लोग सिर्फ क्या लिख रहे हैं? अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मतलब लेंथ लिख रहे हैं।
सर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कहाँ गया? बेटा स्कूल में गया, वो स्कूल में पढ़ने गया, वो 9th स्टैंडर्ड में। या यस, दैट आंसर इज ऑलवेज वन। यस, तो वन से मल्टीप्लाई हुई कोई चीज तो वो वन ही रहेगी, राइट? क्यू स्क्वायर इंटू वन क्या रहेगा? वन ही रहेगा, क्यू स्क्वायर ही रहेगा, आई मीन, है ना? यस यस। अब ये मत बोलना सर कि मेरे बोर्ड में ये पढ़ाया नहीं था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन है। आप सीबीएसई बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कर्नाटका बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, तमिलनाडु बोर्ड हो, असम बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में, दोनों में से कोई तो भी एक स्टैंडर्ड में, या कभी कभी दोनों स्टैंडर्ड्स में आपने देखा होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू वन। ठीक है, चलो। यस, जहां जहां मैथ्स होता है उसको एनालिसिस बोलते हैं, वी आर डूइंग एनालिटिकल मेथड बोल सकते हैं इसको। जहां जहां ऐसा मैथमेटिक्स यूज किया जाता है उसे एनालिसिस कहते हैं, तो एनालिटिकल मेथड, दिस इज एनालिटिकल मेथड। बुक्स में आपको, आपने होमवर्क रीडिंग में दिया होगा, कहीं आपको ये वर्ड दिखा होगा एनालिटिकल मेथड। तो ये आर की वैल्यू हमने निकाल ली, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की वैल्यू हमने निकाली। Can I give you a question on this, students? Now will you try? Hmm? Okay. Question is, find R. Okay, find R. R इन each of the, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। अलग अलग क्वेश्चंस में बना के दे रहा हूं आपको।
वॉइस कुछ नहीं आ रही क्योंकि मैं सवाल लिख के दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन राइटिंग चल रहा है। तीनों क्वेश्चंस आप कॉपी करेंगे और आंसर निकालेंगे आर का। चलो, पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कुछ लोग का आंसर √7 आ रहा है, कुछ का √6 आ रहा है, किसी का √5 आ रहा है। क्या सब लोग ये पहली स्टेप कर पाए अंडर रूट लेके? यस। क्या सब लोगों को ये याद है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। ये भी सीखे हो अपने अपने बोर्ड में, स्कूल में याद है। वेरी गुड। तो अंडर रूट में आंसर आ रहा है √1 + 4 + 2। √1 + 4 + 2। तो √7 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, √7 ये पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड वाले में मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहा हूँ। अब इतनी पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। √1² + 2² प्लस तीसरी टर्म पूरी 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन में, क्योंकि cos 90 डिग्री आएगा। क्या आपको याद है cos 90 डिग्री 0 है ना? तो उस सवाल में आंसर विल बी √5। ओके, उसमें आंसर इज सिंपली √5। अच्छा, इसमें तो आप पाइथागोरस से भी देख सकते हो स्टूडेंट्स ना, डायरेक्टली दिस इज पाइथागोरस ही हो गया, इजंट इट? 1²2² करके रूट लेके आपने हाइपोटेनस, क्योंकि वहां 90 डिग्री एंगल आपको सवाल में दिया हुआ था। पहले सवाल में एंगल 90 नहीं था, इसलिए आपने, हमने जो अभी अभी फॉर्मूला बनाया लंबा सा फॉर्मूला, उसका यूज किया। उसका यूज किया। तो पहले सवाल का जवाब आया √7। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं डायग्राम में भी आंसर दिखा रहा हूँ, √7 आंसर आ गया। क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमने फाइंड किया। और सेकेंड का भी क्वेश्चन में नहीं दिया था, आर का जवाब √5 हमने फाइंड किया। थर्ड का आंसर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ लोगों का गलत आ रहा है। थर्ड का आंसर √3 आ रहा है कुछ लोगों का, मिस्टेक हो गई। 1 इज द परफेक्ट आंसर। देखो इजी मेथड बताओ स्टूडेंट्स, कोई इजी मेथड बताएगा मुझे? एक वर्ड में बताओ कि थर्ड का आंसर 1। वेरी गुड विवेक साबळे, बहुत अच्छा। इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल स्टूडेंट्स, तो आर की वैल्यू 1 ही नहीं क्या बननी चाहिए? आई हैव गिवन यू इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसकी वजह से वो 1 ही आएगा। यस, बाय मेथड फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप तीसरे का आंसर क्या आएगा ये मैं समझाता हूं। आपको ये समझना है कि तीसरे में जो थीटा हम लेंगे वो 60 डिग्री रहेगा कि 120 डिग्री रहेगा? our theta in the formula, it will be बाहर का। yes, so this is our theta, this is the theta angle students, this is theta। वेरी गुड, 120 डिग्री रहने वाला है। तो तीसरे का सॉल्यूशन कैसे रहेगा देखो ध्यान से।
तीसरे में r आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री, कॉस ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 120 डिग्रीज? कॉस 120 डिग्रीज की वैल्यू कुछ लोगों ने हाफ ले ली. कॉस 120 डिग्रीज इज माइनस हाफ. ये हुई तो बात. कॉस 120 डिग्रीज इज माइनस हाफ. ओके सर, ये तो हमें पता ही नहीं था. हाँ, ये स्टेट बोर्ड में था, मेरे ख्याल से ये सीबीएसई में नहीं था. तो अगर जिन लोगों को नहीं पता है, हम एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज के कुछ फॉर्मूले देख लेंगे. अभी के लिए मैं फॉर्मूला आपको साइड में लिख के देता हूं, तो जिससे आपको हेल्प हो जाएगी. साइन ऑफ अगर 180 डिग्री माइनस थीटा आया तो इसका फॉर्मूला इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा. इसका फॉर्मूला इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा. लेकिन अगर cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला आया, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला आया, तो ये फॉर्मूला में आता है माइनस कॉस थीटा. ये ध्यान रखो, अभी के लिए आपको यही फॉर्मूला काम आएगा, कॉस वाला. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए जिनको नहीं पता था. तो फिर अगर इसी फॉर्मूला में मैंने थीटा को अगर 60 रखा, तो cos 120 क्या मिलेगा? 180 माइनस 60 विल बी cos 120 डिग्री. तो cos 120 डिग्री शुड बी माइनस ऑफ cos 60. मैंने थीटा की वैल्यू ऊपर 60 रखी ताकि मैं 120 का फाइंड कर सकूं. तो माइनस cos 60 डिग्री. तो आंसर आया माइनस हाफ. cos 120 डिग्री का आंसर आया माइनस हाफ. अभिनव बढ़े सर, पॉजिटिव आना चाहिए. साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट. यस बेटा, मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव आएंगे. यहाँ का कॉस कोसेक नहीं है बेटा, कोसाइन है. अभिनव 6 रेशोज है, कॉस अलग है और कोसेक अलग है बेटा. कोसेक इज कोसेकेंड एंड कॉस इज कोसाइन. तो कॉस अलग है, कोसेक अलग है. सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता लेकिन कॉस निगेटिव होता. ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर है? ये जेई वालों के लिए जिन्होंने पढ़ा है. फिजिक्स वालों के लिए, आई मीन नीट वालों के लिए जितना फिजिक्स है वो राइट साइड में लिया है, बस वो फॉर्मूला आपको लगाना है. इज इक्वल टू. अब आ रहा है आंसर, अब सॉल्व करते आ रहा है स्टूडेंट्स, एवरीवन अब सॉल्व करते आ जाएगा. देखो 1 प्लस 1, फिर तीसरी टर्म में -1 हो जा रहा है. तो इफेक्टिवली √1 आ रहा है, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ रहा है, दैट इज 1. तो चलो देखो, अपना मैथ से भी 1 आया है ना, ऐसा फॉर्मूला लगा के भी 1 आया, एंड डायग्राम से भी 1 आया था. इक्विलैटरल ट्रायंगल वाली डायग्राम से भी 1 आ गया था. दैट वाज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, है ना? डायग्राम से आंसर कितना इजी हो गया था क्योंकि वहां इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया था. तो जब जो इजी हो अप्लाई करना. डायग्राम से इजीली आ जाए तो डायग्राम से कर लेना, नहीं डायग्राम से आ रहा है तो फॉर्मूला तो है ही अपने पास. okay? yes. Chaitanya, which step you want me to repeat? You should say. If any step you want me to repeat, that particular step, can you say? Cos of 180 degree minus theta is minus cos theta बेटा. राइट में जो येलो कलर में अंडरलाइन फॉर्मूला है उसके बेसिस पे वहां तूने दोनों साइड पे थीटा को 60-60 रख देगा तो तुझे लेफ्ट साइड में cos 120 डिग्री की वैल्यू मिल रही है, दैट इज माइनस हाफ मिल रही है. तो वही हमें यहाँ जरूरत थी. cos 120 डिग्री की वैल्यूज जिनको नहीं पता थी उनको उस फॉर्मूला से मिल रही है माइनस हाफ, है ना?
ऑब्ट्यूज एंगल का कॉस वैल्यू निगेटिव रहती, शॉर्ट में ये याद रख लो, ऑब्ट्यूज एंगल की कॉस वैल्यू निगेटिव रहती। कैसे निकालना, वो फॉर्मूला येलो अंडरलाइन फॉर्मूला जो है उससे निकालना। यस, गुड, गुड कमेंट स्टूडेंट्स। प्रसाद सातपुते ने एक टेबल सेंड किया है अपने लिए, ऑल ऑफ यू कैन सी दैट, ऑल ऑफ यू कैन सी दैट, व्हाइट बोर्ड पे भी ले लिया मैंने, बहुत अच्छे, थैंक यू प्रसाद। आप अभी जो फॉर्मूला देखा आप वो चेक कर सकते हो। कॉस के लिए हमें जरूरी पड़ने वाला है, साइन के लिए जरूरी नहीं पड़ने वाला है, हमें कॉस के लिए फॉर्मूला जरूरी पड़ने वाला है। तो कैन यू सी फॉर कॉस वैल्यूज कहाँ कहाँ मैच हो रही है, कैन यू सी ऑब्ट्यूज एंगल में कहा है, सिर्फ 120 डिग्री की वहां दी है, 150 वगैरह नहीं दिया है। तो 120 डिग्री के लिए आपका ध्यान होगा कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू और 120 डिग्री की वैल्यू देखो एक दूसरे के निगेटिव है, कॉस की वैल्यू साइन की सेम है, साइन की वैल्यूज आर सेम, ओके, क्योंकि साइन का फॉर्मूला में कोई माइनस साइन नहीं था, बट कॉस के फॉर्मूला में एक दूसरे का निगेटिव आ जाता है, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। नेचुरली टैन के इसमें भी निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि साइन डिवाइडेड बाय कॉस लोगे तो कॉस का निगेटिव वाली चीज टैन में भी आ जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। हाँ, और जो ऊपर तीनों में होता है बच्चों नीचे तो सबको पता है, जो टैन में होता है वही चीज कॉट के लिए होती है, क्योंकि रेसिप्रोकल जो कॉस के लिए होता है वही चीज सेक के लिए होने वाली है, और जो साइन के लिए हुआ है वही चीज कोसेक के लिए होने वाली है, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो वो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहता, निगेटिव का रेसिप्रोकल भी निगेटिव रहता। दैट मच इज एवरीबडी नोइंग, ठीक है, अच्छा, ठीक है। क्या मैं आपको एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दूं अब, क्या मैं आप लोग को एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दूं? ओके, ठीक है। देखो मेरे पास डायग्राम में पहले है एक वेक्टर जिसका नाम है डी बार, डी बार नाम है, ठीक है। फिर है एक वेक्टर जिसका नाम है ई बार, जहां पे ये एंगल है 60 डिग्री, और उसके बाद मेरे पास एक और एंगल है, एक और वेक्टर है एफ बार, एफ बार, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग आर की वैल्यू फाइंड करें फिर से, फाइंड आर, फाइंड आर, वेर आर क्या है यहाँ, आर बार इज, जो मैं सवाल में दूंगा, डी बार प्लस ई बार प्लस एफ बार, तीन लोगों के एडिशन, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे थे सर कि दो से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, तो देखो मैंने सवाल ही दे दिया, अब आप लोग सोचिए। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं सोचने को। और एक हिंट भी आपको लिख के दे रहा हूं, बोर्ड पे एक हिंट लिख के दे रहा हूं,
जब 3 लोगों को ऐड करना है तो पहले क्या करेंगे? कैन somebody guess my hint? Somebody can guess my hint? यस यस, एफ परपेंडिकुलर है, एफ परपेंडिकुलर है, या एफ ये हॉरिजॉन्टल लाइन को परपेंडिकुलर है। यस, हिंट इज पैरेलल शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। यस यस, दैट इज वन गुड हिंट, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। और एक चीज मैं बोलने वाला था कि पहले इन दोनों को ऐड करो, पहले डी और ई को ऐड करो बच्चों, ठीक है? पहले डी और ई को ऐड करो, दोनों का एक आंसर मिल जाएगा, कुछ तो भी, दोनों का कुछ तो आंसर मिल जाएगा। उस आंसर को बाद में एफ बार ऐड कर दो, है ना? तो 2 स्टेप्स में आप करोगे। तीनों को डायरेक्ट ऐड करने का कोई अपने पास तरीका नहीं है, कोई लॉ नहीं है अभी, तो आप पहले दोनों को ऐड करो और उसके आंसर में तीसरा वेक्टर ऐड करो। जैसे भी पैरेलल शिफ्टिंग से भी कर सकते हैं, राइट? अच्छा, रुको, एक और इंफॉर्मेशन लगेगी, इतने में से सवाल नहीं हो जाएगा, और इंफॉर्मेशन कुछ आपको लगेगी, मैं वैल्यूज दे रहा हूं। डी की वैल्यू 6 है, मतलब लेंथ। ई की वैल्यू भी है 6 और एफ की वैल्यू है 8, ठीक है? ये आपको ये वैल्यूज भी लगेगी, एंगल भी लगेगा। चलो, अब मैं 3-4 मिनट तक इंतजार करूंगा आप लोगों से आंसर्स आने का, फिर मैं सही आंसर बताऊंगा। दी है ना बेटा लेंथ, डी ई एफ की लेंथ मैंने साइड में लिख के दी है, देख, लेंथ लिख के दी हुई है। डी की लेंथ क्या है, ई की लेंथ क्या है, और एफ की लेंथ क्या है। Okay. चलो, कुछ आंसर आना शुरू हुए हैं, मैं थोड़ा और वेट करूंगा, फिर बताऊंगा कौन सा आंसर सही है गलत है। ठीक है, देखो 3 अलग अलग जवाब आ चुके हैं अपने पास चैट बॉक्स पे। ट्राई स्टूडेंट्स, एवरीवन ट्राइड नाइसली। ओहो, ओके। हम्म, चलो, इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं, अब एक तो मैं बता दूं आपको कि कौन सा जवाब गलत है। 10 और 16 ये दोनों जवाब गलत है स्टूडेंट्स। चलो, 10 आंसर रॉन्ग है, 16 आंसर भी रॉन्ग है। 10 और 16 आंसर्स नहीं है।
क्यों रॉन्ग है मैं समझा दूंगा आप लोग को। आप पहले खुद सोचने की कोशिश कीजिए। ओके। 2 2 3 5 2 6 8। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मुझे सही जवाब आने लगे। दो लोगों ने परफेक्ट जवाब दिया है। मेरे हिसाब से वो दो लोगों का जवाब ही सही है। अर्पित मुथा एंड आर्या तुपे। वेरी वेल टाइप्ड। एंड प्रणव संजय कदम एंड अबोली। चैतन्य के आंसर में 6 नहीं चाहिए। आगे का पूरा चीज रूट के अंदर बाकी चीज रहेगी तो आंसर सही है। यस, दिस इज अ सुपर क्लास क्वेश्चन स्टूडेंट्स। टफ क्वेश्चन हो गया। देखो, क्यों कुछ लोगों ने आंसर 10 और 16 बताया, पहले मैं ये बता देता हूं आपको। एक कलर से बताता हूं मैं आपको, अलग कलर लेके। कुछ लोगों ने क्या किया सर, ये डी और एफ को ऐड करने की आपने हिंट दी, हमने कर दिया सर। देखो डी और ए को है ना, हमने राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा ही, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल के जैसे ही वो लोग ऐड हो गए, तो ये आ गया 6, है ना, क्योंकि डी भी 6 था, ई भी 6 लेंथ का था, तो उन दोनों की एडिशन भी 6 लेंथ की आ गई। और फिर 6 लेंथ वाला और 8 लेंथ वाला ऐड करेंगे सर, तो 6 और 8 ये 10 बन जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से 10 बन जाएगा सर। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एंगल आपने दिया है इसके लिए। क्या गलत हुआ इन स्टूडेंट्स का? इन स्टूडेंट्स का 6 6 6 आया बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल से। वो ट्रायंगल इक्विलैटरल बन गया इसलिए वो 6 आया। ठीक है शिंदे रंजीत, 6 क्यों आया वो समझा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है 60 डिग्री वाला, इसके लिए। क्यों नहीं है इक्विलैटरल ट्रायंगल वो? क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है इक्विलैटरल ट्रायंगल? डी और ई की लेंथ सेम है, बीच में का एंगल 60 डिग्री है। आइसोस्केलस ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो क्या वो इक्विलैटरल नहीं होगा? इक्विलैटरल ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। इक्विलैटरल ही होना चाहिए उसे। हाँ बेटा, सवाल गलत देखोगे तो जवाब गलत लाओगे। सवाल अच्छे से पढ़ेंगे तो जवाब सही ला पाएंगे। तो 6 ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 10 आंसर बोलने वालों की गलती समझी क्या आप लोगों को? उन लोगों ने 6 और 8 में पाइथागोरस लगा दिया फाइनल, है ना। क्यों पाइथागोरस नहीं लगा सकते? क्योंकि ये जो 6 वाला वेक्टर है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं उसके मैग्नीट्यूड को, और ये जो 8 लेंथ वाला वेक्टर है, क्या ये दोनों की डायरेक्शंस परपेंडिकुलर है आपस में? क्या उनकी डायरेक्शंस आपस में परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो जिनको ऐड कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं है, तो डायरेक्ट पाइथागोरस लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 16 आंसर्स वालों का जवाब मैं बता देता हूं कैसे किया। 16 आंसर्स वालों ने, फिर से लाइन चली गई स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली, तो आपको शायद स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी। ये आज दूसरी बार ऐसा हुआ। अच्छा, तुरंत यहाँ पे डी बार और एफ बार को उन्होंने ऐड किया। सबको आवाज तो आ रही है क्योंकि मेरा डेटा चल रहा है, तो आवाज आ रही है स्टूडेंट्स। 16 आंसर लाने वालों ने 16 कैसे आंसर लाया मैं आपको ओरली बता रहा हूं, ध्यान से देखना। स्क्रीन सबको दिख रही है, फ्रीज हुई हुई दिखेगी। मैं नया कुछ लिखूंगा तो नहीं दिखेगा, पहले की स्क्रीन जहां तक है वो सबको दिख रही है। तो डी बार और एफ बार को उन्होंने पहले ऐड किया। ध्यान देना स्टूडेंट्स, डी और एफ परपेंडिकुलर है, मानते हो? यस और नो? डी बार और एफ बार परपेंडिकुलर है, मानते हो? यस और नो? यस। तो उनमें पाइथागोरस डायरेक्ट लगा के 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर का रूट लेके 10 कर दिया बच्चों ने। चलेगा क्या? चलेगा।
चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 और 6 16 कर दिया उन्होंने, 10 और 6 16 जवाब बता दिया। अब बताओ ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि फिर से 10 वाला वेक्टर का जो आंसर आएगा और 6 वाला वेक्टर का आंसर आएगा, क्या वो सेम डायरेक्शन में होंगे क्या, कि 10 और 6 16 कर देंगे? नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट 10 और 6 नहीं होगा, यहां स्केलर की थोड़ी एडिशन करे या वेक्टर एडिशन करनी पड़ेगी। इसीलिए 16 जवाब भी गलत हुआ। इसीलिए 16 जवाब भी गलत हुआ। अब सही जवाब वाली चीज मैं बिना डायग्राम के तो नहीं समझा सकता स्टूडेंट्स। अब मुझे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो आखिरी कुछ मिनट है, मैं होप कर रहा हूं कि 1-2 मिनट में लाइन आ जाए तो मैं बता सकता हूं। अगले 1 मिनट में अगर लाइन नहीं आती है तो ये हमें टू बी कंटिन्यूड करना पड़ेगा। ओरली हिंट तो दे सकता हूं मैं आपको। पैरेलल शिफ्टिंग जैसे बच्चों ने बोला था वैसे पैरेलल शिफ्टिंग कीजिए। एफ बार को पैरेलल शिफ्टिंग कीजिए स्टूडेंट्स। एफ बार को पैरेलल शिफ्टिंग कहां कीजिए? जहां ई बार का हेड है वहां पे एफ बार का टेल लगा दीजिए। जहां ई बार का हेड है वहां पे एफ बार का टेल लगा दीजिए। करिए जो मैं बोल रहा हूं, डायग्राम निकालिए। जहां ई बार का टेल हेड है वहां पे एफ बार का टेल लगा दीजिए। ऐसा करने के बाद, ऐसा करने के बाद जो डी बार प्लस ई बार से इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीसरी साइड 6 लेंथ की आई थी, उसकी डायरेक्शन और जो आपने एफ बार शिफ्ट किया है उसकी डायरेक्शन, क्या आपको उसमें 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है डायरेक्शन में? कितने लोगों को वो 30 डिग्री का एंगल समझ आया बताइए। है ना? लकी, वी आर वेरी लकी अगेन, आज दोनों बार लाइन वापस आ गई है। सो वी विल बी एबल टू एंड आवर लेक्चर विद द कंप्लीट सॉल्यूशन। ध्यान देना स्टूडेंट्स बोर्ड पे। You all are able to see the new page which I am having on the screen. So ये था अपना D, ये था अपना E, और उससे उनका डॉट 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 करके डी बार प्लस ई बार बना था, और F को ऐसा पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पे किया है। ओ माय गॉड। लाइन फिर से चले गए स्टूडेंट्स। चलो, नहीं हो पाएगा आज अपना सपना पूरा अभी। चलो, डायग्राम जो बनी है उससे कुछ लोग, अब आधे लोगों को तो जवाब आ जाएगा। डायग्राम जो बनी है उसमें सबसे नीचे का पॉइंट से सबसे ऊपर का पॉइंट ज्वाइन कीजिए। आ गई फिर से लाइन। बहुत खेल खेल रही है आज अपने साथ। डाउट सेशन में ये नहीं ले लेंगे बच्चों। हाँ, मैं पूरा निकाल के इसका ग्रुप पे तो भेज दूंगा, लेकिन अभी कुछ लोगों को यही पे समझा देंगे। लाइन आ रही है, वापस जा रही है तो आ भी रही है। तो अब एकदम फुल स्पीड में आप डायग्राम्स बोर्ड पर की मेरी समझने की कोशिश कीजिए। ये 6 था, ये 6 था, ये 6 था। पहले इन दोनों को ऐड किया तो वो भी 6 आया इक्विलैटरल ट्रायंगल से। और एकदम जो फाइनल आंसर हमें चाहिए है वो मैं पिंक कलर से निकाल रहा हूं, वो आर का आंसर होगा। ये आंसर हमें चाहिए, आर का आंसर। वो निकालने के लिए हमें ये जो 6 बना है और जो 8 बना है उनकी दिशाओं में का एंगल चाहिए होगा। तो ये एंगल की मुझे जरूरत है, दिस एंगल। डी बार प्लस एफ बार का जो आंसर है और एफ डी बार प्लस ई बार का जो आंसर है उसका एफ बार के साथ का ये जो एंगल है 30 डिग्री, सबको बोर्ड पे दिख रहा है, इसी ने हमको असली आंसर दिलाना है फाइनली। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? हम्म तो आर बार इज इक्वल टू डी बार प्लस ई बार प्लस एफ बार
ये टेम्पररीली मैं डी बार प्लस ई बार को कुछ नाम दे दूं अगर आपको समझने के लिए, मान लो पी बार नाम दे दूं, तो डी बार प्लस ई बार प्लस एफ बार मतलब पी बार प्लस एफ बार है। क्या आपको डायग्राम में समझ आ रहा है पी बार कौन है? पी बार कौन है डायग्राम में? पी ये है जो 6 वाला है और ये एफ है। तो P और F बार के बीच में का एंगल मुझे निकालना पड़ेगा, वो 30 डिग्री आ रहा है। ये बात समझ में आई क्या? इन दोनों के बीच में का एंगल 30 डिग्री है। सिंपल ज्योमेट्री से आपको समझ आ रहा है डायग्राम निकालने के बाद कि उनमें का एंगल 30 डिग्री है। बस अब लगा दो, अब लगा दो R का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अच्छे से कैलकुलेशन कीजिए स्टूडेंट्स, 36 प्लस 64 प्लस कॉस 630 डिग्री की वैल्यू आपको पुट करना है √3/2, √3/2 और √3/2 का 2 वहां से कैंसिल होके आपको क्या मिल रहा है? 48 √3। तो आंसर आ रहा है अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 48 √3। कोई इसकी डेसिमल वैल्यू निकालेगा? कैलकुलेटर भी यूज करना अलाउड है आपको। कोई इसकी डेसिमल वैल्यू निकालेगा तो आपको लेंथ समझ जाएगी। इसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा? इसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा? इसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा? 48 √3 करके देखिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से। 48 √3 करो, फिर उसमें 100 ऐड कीजिए और बाद में रूट ले लीजिए, उससे आपको आंसर आ जाएगा। 48 इंटू √3 का आंसर कुछ आ रहा है 83 के आसपास। उसमें 100 ऐड कर दीजिए और पूरे चीज का स्क्वायर रूट ले लीजिए। मेरे पास, मैंने कैलकुलेटर से आंसर निकाला है ना, इसका आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, बड़ा लेंथ आएगा, 10 से बड़ा नहीं क्या आएगा, 13 पॉइंट। वेरी गुड, वेरी गुड। अभय पाटिल ने अच्छे से कैलकुलेटर यूज किया। 13.53 आंसर आ रहा है। वेदांतिका जाधव एंड कल्पेश खांडेकर को समझ रिपीट चाहिए, बाकी सबको समझ आ गया है। पैरेलल शिफ्टिंग एक स्टूडेंट को और समझ नहीं आया है। बस स्टूडेंट्स, नो न्यू क्वेश्चन। आई विल स्टॉप री एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, आई विल स्टॉप एंड एंड दिस सेशन। जिनको री एक्सप्लेनेशन चाहिए वो डायग्राम देखिए। डायग्राम में हॉरिजॉन्टल 6 था और टेढ़ा 6 था, उनका एडिशन करके डॉटेड 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 करके 6 लाया, डॉटेड 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 करके 6 लाया। ठीक है, वो 6 वाले पे तीसरा वेक्टर जो मुझे ऐड करना है पैरेलल शिफ्ट किया। येलो कलर का 8 लेंथ वाला वेक्टर जो है एफ वेक्टर, उसको पैरेलल शिफ्ट किया। कैसे शिफ्ट किया? आज स्टार्टिंग में हमने देखा, पहले वेक्टर के हेड पे उसका टेल लाके रख दिया, पहले वेक्टर पे के हेड पे उसका टेल लाके रख दिया। और बाद में उसका जो ट्रायंगल बना उसका रिजल्टेंट आर बार दिखाया डायग्राम में। एंगल जो होता है वो बाहर का एंगल थीटा आता है डायरेक्शन में, वो एंगल आपको दिख रहा है 90 - 60 है ना। 90 में से ये 60 डिग्री ये हटा देंगे, ये वाला 60 डिग्री हटा देंगे, ये वाला 60 डिग्री हटा देंगे, क्योंकि ये 60 डिग्री आ रहा है, ये 60 डिग्री आ रहा है, वो 60 डिग्री आ रहा है, तीन तीन एंगल 60 है। बाजू का एंगल 90 - 60 करके 30 डिग्री आएगा। ठीक है, बस उसके बाद हमने आज का आर का फॉर्मूला यूज कर दिया। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती, वो लगा के फाइनल आंसर निकाल दिया। डाउट सेशन टाइमिंग स्टूडेंट्स 4:30 बजे, जैसा सैटरडे को या फ्राइडे को हमने लिया था सेम तरीके से। 4:30 मेरा एक लेक्चर खत्म होता है, सो वी विल बी मीटिंग दैट टाइम। सर इफ वी जॉइन वेक्टर एफ बार हॉरिजॉन्टली, बेटा ये पाप हो जाएगा, एफ को हॉरिजॉन्टल नहीं ले सकते।
एफ को हॉरिजॉन्टल लिया तो वो एफ रहेगा ही नहीं। वेक्टर को डायरेक्शन आप मन से बदल देंगे क्या? डायरेक्शन बदल दी तो वेक्टर ही बदल जाएगा। एफ को अपन पैरेलल शिफ्ट कर सकते, मतलब उसकी डायरेक्शन सेम रख सकते। तूने तो खड़े को आड़ा कर दिया, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर दिया, ये अलाउड नहीं है बेटा। समझ गया क्या विनय गणपत शिंदे? खड़े वेक्टर को आड़ा करेंगे तो उसकी तो डायरेक्शन ही बदल गई। तो मैं तो बोल दिया कि मैंने विनय नाम के स्टूडेंट के मार्क्स प्रणव नाम के स्टूडेंट को दे दिए, ऐसा हो गया है। विनय अलग, प्रणव अलग, खड़ा अलग, आड़ा अलग, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन सेम नहीं हुआ करती। तो ऐसे वेक्टर को ऐसे ऐसे नहीं कर देना, ठीक है ना। वेक्टर की डायरेक्शन बदल नहीं सकते, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से ही तो वेक्टर की खासियत है। वो उसकी स्पेशलिटी है। चलो ठीक है स्टूडेंट, सी यू इन द आफ्टरनून। प्योरली आफ्टरनून में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस वेक्टर्स। आफ्टरनून विल बी प्योरली कंप्लीटली फॉर डीपीपी डिस्कशन ऑफ दिशा बुक। चलो बाय स्टूडेंट्स।